हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम राही में। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास की। आप देख रहे हैं आपके सामने ये लिखी हुई है विषय सूची। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो भी इसमें चैप्टर हैं वो एक साथ यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है क्यों, कब, कहाँ और कैसे। हम आज इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें कुल मिला करके 12 चैप्टर हैं और इसको हम अगले कुछ दिनों में कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। ये हमारा पहला चैप्टर है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब इसमें इन्होंने एक चित्र बनाया और उसके कुछ सवाल यहाँ पे दिए। जैसे रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कैसे जाना जा सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब आप पढ़ रहे होंगे, बहुत बार आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको जानने के लिए, उसके आंसर को जानने के लिए आपको सोचना पड़ता है, या आपके अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से या अपने टीचरों से आपको उसको पूछना पड़ता है। ऐसे ही है, इसी सवाल पे ये आपका जो चैप्टर है ये आधारित है। अब देखिए कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे यही बता रहा है कि हमारे बीते हुए कल के बारे में हम क्या क्या जानकारियां कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि आप इन वर्ड शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन शब्दों को कंठस्थ करिएगा, क्योंकि ये सारे शब्द आपके आगे चल के काम आएंगे। और काम इस तरह से आएंगे कि जो एनसीईआरटी में शब्द लिखे हैं ये एकदम सही लिखे गए हैं और इन्हीं शब्दों को ही आपके परीक्षा में सही माना जाता है। तो जो भी इनका लिखने का तरीका है, आप इस तरीके को याद रखें। इससे आपके एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आने के पूरे चांस रहते हैं। नहीं तो आपका जो भी लिखने का तरीका वो गलत रहता, आप सही लिख नहीं पाते हैं। अब इसी में आगे देखिए, लोग कहाँ रहते थे। आगे मानचित्र दिया हुआ है तो उसके बारे में बोल रहा है। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का भी शिकार करते थे। अब यहाँ संग्राहक मतलब बोल रहा है कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब था इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना। इसका संदर्भ यहाँ पे ये है। और ये यहाँ पे बता रहा है कहाँ लोग रहते थे। चूंकि जब मानव सभ्यता आरंभ हुई होगी तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि आज के समय की तरह वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा रही होगी। उस समय आसपास जंगल ही रहे होंगे तो लोग जंगल में रहते थे। ये यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है। और वो अपने भोजन और खाने पीने के लिए जंगलों पे निर्भर थे, जानवरों के पे निर्भर थे, उन्हीं का शिकार करते थे, जंगलों से ढूंढते थे और उसी को खाया करते थे। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द आया था नर्मदा, नदी का पता लगाओ। अब इसमें आपका यही दायित्व बनता है कि आप ऐसे शब्दों को जब भी देखें तो उसके बारे में आगे डिटेल में देख लें, क्योंकि वो आपके जो भी जानकारियां हैं उनमें बढ़ोतरी करेगा। अब जैसे हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। यह नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। आप पढ़ तो इतिहास रहे थे, लेकिन आपको
ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान मिल गया। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे, तो आपका ज्ञान जो बढ़ेगा वो एक अलग ही तरीके से बढ़ेगा और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब इसमें आगे फिर लिख रहा है, अगर तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां का पता लगाओ, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब यहाँ पे फिर ये कुछ आपको कीवर्ड दे रहा है और इनको आपको जानना है। एनसीईआरटी पढ़ने का यही सबसे बढ़िया फायदा होता है कि आपको उसके जो कीवर्ड हैं इन्हीं को देखना है और उन कीवर्ड के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हासिल कर लेनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो इन्हीं कीवर्ड से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, लेकिन आप इन कीवर्ड को भूल चुके होते हैं, आप इसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है और इनके बारे में जितनी नॉलेज आपको चाहिए उतना हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया था जब मैं इसको पढ़ रहा था। जैसे यह पूछा था सुलेमान, तो सुलेमान अफगानिस्तान एवं गिरधर पहाड़ियां पाकिस्तान में स्थित हैं। उसके बाद में फिर इसने पूछा था आगे विंध्य पहाड़ियां, तो विंध्य की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में फैली हुई हैं। फिर यहाँ पे आगे एक पूछा था गारो, एक वर्ड आया था गारो, तो गारो पहाड़ियां जो है वो गारो खासी रेंज की एक भाग हैं तथा ये मेघालय में स्थित हैं। फिर यहीं पे आप आगे देखिए विंध्य और उसके बाद पहाड़ियां पता लगाओ। फिर आगे इसी में था सिंध, यही आप विंध्य के सिंध का पता लगाओ। तो सिंध नदी जो है वो मालवा पठार से निकलती है तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बहती है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो, जो कि हमने आपको भी पीछे बताया। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोम का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब आप चूंकि यहाँ पे मगध का संदर्भ आया है तो आपको मगध को मैप में ढूंढना चाहिए, मगध कहाँ मिलेगा, और ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका मैपिंग सही होगा तो आपको एग्जाम में याद नहीं करना पड़ेगा कि ये आपका कौन से इलाके में आ रहा है वर्तमान संदर्भ में। आगे चलते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उसके लिए असंभव नहीं था, यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें बहुत कुछ है नहीं बताने के लिए। आगे चलते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 में देखिए, आप दोबारा मानचित्र आप जो भी पीछे हमने आपको दिखाया उसको देखने के लिए बोल रहा है। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था,
जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते हैं। देश के नाम। अब ये आगे हेडिंग से जैसा कि आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है, देश के नाम, अलग अलग देशों के नाम कैसे क्या है ये इसमें बता रहा है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब ये आपका जो कह रहा है इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये आपको याद रखना चाहिए, जैसा कि हमने हाईलाइट भी इसको किया हुआ है। और संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये आप नीचे जो देख रहे हैं एक इस तरह से लिखा हुआ, जिसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, ये पांडुलिपि है। और पांडुलिपियां बनाई कैसे जाती थीं? ये पांडुलिपियां जो थीं लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थीं। और इनको बनाने के लिए जो ताड़ के पत्ते होते, ताड़ के पेड़ के पत्ते जो होते थे, उनको काट करके अलग अलग उनके जो हिस्से थे उनको एक साथ बांधा जाता था। और यहाँ पे एक पांडुलिपि तब तैयार होती थी और ये उसी तरह से तैयार किया गया है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। क्योंकि ये अब पत्तियां थीं तो उनको कीड़े तो खा सकते थे। अब जिनका संरक्षण अच्छे से नहीं हुआ उनको कीड़ों ने खा लिया, इसमें यही बताना चाह रहा है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब इसमें बता रहा है कि मतलब पांडुलिपि में क्या उपलब्धता है, कहाँ मिलते थे, और उसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें चर्चा की गई हैं, ये इसमें बता रहा है। फिर आगे हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब ये यहाँ पे एक दूसरे तरीके के अभिलेख की चर्चा कर रहा है, और जो कि पत्थर पे लिखे होते थे, जो आज भी मिलते हैं हमको पढ़ने के लिए अच्छे से। और यही हमारे पास बहुत ही बेहतरीन साधन है अपने प्राचीन को जानने के लिए। कभी कोई शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब समझ लो कि ये कह रहा है कि मतलब उनका लेख लिखवाने का एक ये भी मतलब रहता था कि अपने जो भी क्षेत्र विजित हुए, जहां से उन्होंने लड़ाइयां करी, उनको पत्थरों पे उत्कीर्ण करवा देते थे जिससे उनकी पीढ़ियां उनको जान सकें। आगे, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? अब आपको इसे सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों करते थे वो।
तो ऐसा करने का एक ही मतलब था कि पत्थर पे जो अभिलेख लिखे होते थे वो खराब नहीं होते थे, बने रहते थे बहुत समय तक, और वो ना उनको कीड़े नहीं खाते थे, और जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती थी उसमें भी वो बच जाते थे। उसको लिखवाने का एक ही मतलब था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द है पुरातत्वविद, ये आपके लिए एक काम का शब्द है, आप इसको याद रखिए। और जो ये बोल रहा है कि जो भी पुरानी वस्तुएं अतीत में या प्राचीन काल में हम लोगों को आज प्राप्त होती हैं, उनको जो व्यक्ति पढ़ता है और उसके बारे में अलग अलग जानकारियां हमारे सामने लेके आता है, उसी को पुरातत्वविद बोलते हैं। मतलब जो पुरानी चीजों को विद करता है, पढ़ता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। आगे हम देखते हैं वे औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब ये उन्हीं के बारे में बता रहा है जो पुरातत्वविद हैं कि वो क्या कैसे करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अब मतलब ये यही बताना चाह रहा है कि जो भी मतलब हमको सामान मिले तो उसमें से जो ऐसे थे जो पुराने लंबे समय तक चल सकते थे वो तो थे ही, लेकिन क्या जैसे आज हम लोग देखते हैं कि कपड़ों पे तमाम सारे चीज लिखवाते हैं, उनको रखते हैं। तो यही जानना आपको बताना चाह रहा है कि आप सोचिए कि क्या उस समय के कपड़ों के अवशेष भी मिल सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते, मिलते भी हैं, लेकिन अब वो किस स्थिति में सुरक्षित रखे गए थे इस पे डिपेंड करते हैं कि हम उसको पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। आगे इसमें फिर लिख रहा है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इसमें यही कह रहा है आपके लिए ये स्रोत जो शब्द एक आया है इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी पढ़ेंगे तो जब भी कोई पुरानी चीज या कोई ऐसा आपको जानना होगा तो उसके लिए एक सोचा जाता है कि इसको कहाँ से मिले। तो जहां से मिले उसी को स्रोत कहा जाता है। जैसे हमें इतिहास पढ़ना है तो इतिहास पढ़ने के शिलालेख, पांडुलिपि, इस तरह से तमाम सारे हमको जो मिलते हैं, गुफाओं के दीवारों पर लिखे गए चित्र, तो उनको पढ़ करके हम लोग जानकारियां हासिल करते हैं तो उन्हीं को स्रोत बोलते हैं। स्रोत मतलब कहाँ से हम इसको ले रहे हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से हमको पता चल रहा है, इसका ये मतलब होता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। किसमें एक शब्द यूज किया उसने, जासूस। आप देख रहे होंगे आज के समय में भी जासूस होते हैं और पता नहीं चलता किसी को कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आपके आसपास हो रहे गतिविधियों को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें आगे जहां भी उसको रिपोर्ट करना होता है वो करते रहते हैं। ऐसे ही इस स्रोतों के बारे में जो भी हमारे पास सामान मिलते हैं इतिहास को पढ़ने के लिए, तो उनको भी हम जासूस ही कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक जगह हैं लेकिन अपने साथ बहुत सारी जानकारियां सजोए हुए हैं और उनसे हम बहुत सारी चीजें अतीत के बारे में जानते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं
कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। आप इसको पढ़ के समझ ही रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों का जीवन एक सा था। हर व्यक्ति के समाज के साथ व्यवहार था, समाज का उनके साथ व्यवहार था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। आप इसको तो समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि जो निचला तबका था वो अपने कार्यों का कोई भी ब्यौरा नहीं रखता था, जबकि राजा रखते थे। मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बीच बीच में कामा लगे हुए हैं अलग अलग शब्दों में। किसी जगह डैश लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। आपको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर किए गए हैं और कहाँ पे कामा लग रहा है, कहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है। ये आपके एग्जाम में, जब आप सिविल सर्विस के एग्जाम में जाएंगे तो आपके ये एग्जाम में काम आएगा। या आप वनडे के एग्जाम भी अगर दे रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के पॉइंट दे करके वो सही गलत पूछता है, इसमें सही कौन सा है। इसलिए आप इनको भी बहुत ध्यान से पढ़िए और ध्यान से ही देखिए। आगे देखते हैं। ये बता रहा है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभ बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आप इसको थोड़ा सा शायद ना समझ पाए हों कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे ईसा मसीह का इसने चर्चा किया। जो ईसाई धर्म आजकल चल रहा है, ये कोई आज का धर्म नहीं, बहुत पुराना धर्म है। और ये इसी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह जिस समय जन्मे उसी को इसने एक माना है और एक मान करके वहां से सन की शुरुआत मानी जाती है कि वहां से, जैसे आज 2022 चल रहा है, 2021 खत्म हुआ, आगे 2023 आएगा। तो इसका कहने का अर्थ है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था वो तो एक था और अभी 2022 चल रहा है, मतलब 1 से 2022 तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसमें यही है, जो 1 से 2022 की तरफ जा रहा है हम उसको ईस्वी कहते हैं। लेकिन जब 2000 के पहले का जाता है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये माइनस में जा रहा है, तो उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। मतलब ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पूर्व, और ईस्वी का मतलब ईसा के जन्म के बाद का। तो इसमें यही है कि जैसे आप देखते होंगे 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, इस तरह से। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप इसको ध्यान रखिएगा। आप ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका यही मतलब है कि ईसा मसीह जब जन्मे तो उसके बाद जो हुआ वो सन जो आया, यानी कि जो प्लस में चल रहा है, उसको ईसा कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले चल रहा था उसको ईसा पूर्व कहते हैं। जो ईसा पूर्व है वो उल्टा चलता है। वहां पे अगर 500 आया तो 500 के बाद 499 आएगा, फिर 498 आएगा, ऐसे से फिर 300, 200, 100, 50 करके आएगा। लेकिन जब ईस्वी में आएंगे तो प्लस होता जाएगा, 1, 2, 3, 4 इस क्रम बढ़ेगा, जैसे 2022, 23, 24, 25 इस करके आएगा। इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतिहास और तिथियां में जो मैंने आपको भी बताया, ईसा पूर्व और ईस्वी, इसमें यही चीज ने बताया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ चित्र दिए गए हैं जो अभी भी हमारे यहाँ पढ़ने की कोशिश की जा रही है। अपने इतिहासविद इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या चीजें हैं ये। और इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इसने जानकारी दिया है, बताया है। मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है।
कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थकता ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हैं तो आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। ये उन्हीं अक्षरों की बात करा जो हमने आपको पीछे दिखाया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा शब्द किस चीज के लिए चिन्हित किया गया है, ये इतिहासकार जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें आप आगे देखेंगे जो उपयोगी शब्द मैंने आपको बीच बीच में बताया था कि आपके उपयोगी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है, इतिहासकार है, स्रोत है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना है। ये आपके इस चैप्टर से उपयोगी शब्द थे। और यहाँ पे कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, आपको उनको याद रखना चाहिए। जैसे कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बसे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। ये आपका था। यहाँ पे आपके अभ्यास दिए हुए हैं, इसमें आपको यहाँ से एक दूसरे से मैच करवाना है, आप इसको देख सकते हैं। फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं और जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है उसके अनुसार आप यहाँ पे अपने उत्तर को लिख सकते हैं। ये उत्तर लिखना आपके लिए फायदेमंद होगा। आप सही लिखिए, गलत लिखिए, वो मायने नहीं रखता है। ये आपके लिए फायदेमंद होगा कि आपके लिखने का जो तरीका हो विकसित होगा। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ करके देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये जब बच्चा छोटी क्लास में होता है तो उससे ऐसे एक्टिविटी करवाई जाती हैं कि जिससे वो अपने ज्ञान को और अच्छे से कर सके, सीख सके, सीखने की जो एक प्रोसेस है उसको कर सके। आज हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। कल हम इसका दूसरा चैप्टर आगे पढ़ेंगे और हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे इसको पढ़ करके जो भी उसमें जानने की चीजें होंगी उसको जाना जाएगा, बाकी ऐसे पढ़ा जाएगा। इससे आपका सबसे अच्छा फायदा तो ये होगा कि आप खुद भी पढ़ना चाहें तो आवाज को म्यूट करके खुद पढ़ सकते हैं और अपना जो भी नोट्स बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच बीच में तमाम सारी चीजें छूट जा रही हैं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा इस तरह से पढ़ना। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ में इस को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।